तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, उसमें लेक्चर नंबर 13 आज करेंगे। ठीक है, देखो बस 3 से 4 लेक्चर आएंगे, उसके बाद यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। बस करंट पढ़ना है और यूपी का आपका पूरा कंटेंट तैयार। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो ये आरडीएक्स जीएस गुरु यही मेरा चैनल है, उस पर टेलीग्राम पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहीं पे आप मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ, आप लोगों से डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक न्याय प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर कब उत्तर पश्चिमी प्रांतों के उच्च, देखो इसके नाम इस नाम से हुई थी, उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में की गई थी। कब? 1866 में आगरा में। लेकिन 3 साल बाद 1869 में इसको इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया, और 1919 में इसका नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद, जो आज का है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। इसमें न्यायाधीशों की बात करें तो 160 टोटल 160 इसमें न्यायाधीश हैं, जो भारत के किसी भी न्यायालय में सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन? सीजेआई। और उस राज्य के राज्यपाल, जिसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद कौन? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और अन्य न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की तो ऐसे होती है, मतलब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सीजेआई प्लस गवर्नर से सलाह लेके प्रेसिडेंट द्वारा। और अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश सलाह लेके राष्ट्रपति कर देते हैं। ठीक है, और किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मैंने बताई दिया आपको। चलो अगला देखते हैं। ये क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। कौन? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, और एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके द्वारा दिए गए आदेश बिल्कुल कानून की तरह होते हैं। ये होता है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में भी स्थित है। इसकी खंडपीठ एक लखनऊ में स्थित है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अब देखेंगे उच्च न्यायालय की देख रेख में प्रदेश में जनपदों में स्थापित न्यायालय कहाँ कहाँ है? अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय। जिला तथा सत्र न्यायालय हाईकोर्ट के सुपरविजन में काम करते हैं सब। बस इनके बारे में एक बार सुन लो बस। सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, और लघुवाद न्यायालय, ये सब हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में, हाईकोर्ट की सुपरविजन में काम करते हैं। अगला देखते हैं न्यायिक सेवा, यानी सिलेक्शन कैसे होता है? 2 भागों में काम करते हैं। न्यायिक सेवा में 2 भाग हैं। क्या? उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा। दूसरा है उच्चतर न्यायिक सेवा, हायर जुडिशरी सर्विसेज। अब देखो इसमें कौन कौन आते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा में, फर्स्ट वाले में उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ मजिस्ट्रेट, और यही वाले थे कि लघु न्यायालय थे ना, स्मॉल केसेज वाले न्यायाधीश, मतलब लघुवाद वाले न्यायाधीश। और इसमें कौन से आते हैं? उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज, जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कहा जाता है। सिविल और सेशन जज आते हैं, जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी कहा जाता है। ये आते हैं इसमें हायर वाले में। ठीक है जी, अब देखो पारिवारिक न्यायालय की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय के लिए कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में, याद रखना बस। बाकी देखो कहाँ पे पहली बार जब स्थापना हुई, आजमगढ़, मेरठ, अयोध्या, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, इन सब में पहली बार यहाँ स्थापित हुई थी। क्या? कुटुंब न्यायालय बनाए गए थे। तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब आया? 1984 में। इतना याद रखो, और बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ हो जाती है? केवल उच्च न्यायालय। देखो जो फैक्ट बता रहा हूँ उनको याद रखते रहो। अधिनियम आया कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में, है ना, और इनके विरुद्ध अपील कहाँ होगी? भाई इस न्यायालय के, पारिवारिक न्यायालय के अधीन केवल उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है, और उसको सुनने के लिए कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। हाई कोर्ट में तो ऐसा नहीं है एक न्यायाधीश सुन लेंगे, नहीं भाई, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है इसके अगेंस्ट, और कम से कम 2 न्यायाधीश होने चाहिए इसकी पीठ को सुनने के लिए, इसके केस को सुनने के लिए। ठीक है जी, ये हाई कोर्ट में भी ये कंडीशन है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक पारिवारिक न्यायालय का गठन हो चुका है, कुटुंब न्यायालय का गठन हो चुका है। ठीक है जी, अब देखते हैं न्याय व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। देखो, महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामलों से निपटने के लिए क्या है? प्रत्येक जनपद में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और सीबीआई के केसों को देखने के लिए लखनऊ में सीबीआई के 4 अतिरिक्त न्यायालय, 4 न्यायालय लखनऊ में, और गाजियाबाद में 2 न्यायालय, यानी यूपी में कुल सीबीआई के 6 न्यायालय हैं।
2 तो हो गए लखनऊ में, और सॉरी 4 हो गए लखनऊ में और 2 हो गए गाजियाबाद में। ठीक है जी, कुल 6 हो गए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रासुका गैंगस्टर एक्ट के अधीन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है। जो रासुका लगाते हैं ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, है ना, रासुका ऐसे बोलते हैं, रासुका। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के लिए, गैंगस्टर का एक्ट बहुत लग रही है ना आजकल यूपी में, तो भैया इनके लिए विशेष न्यायालय में सुनवाई होती है, जल्दी करने के लिए। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों की क्षमता को बढ़ाने तथा न्यायाधीशों को प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता प्रदान हेतु प्रत्येक जनपद में, देखो यहाँ रखना, प्रत्येक जनपद में मैनेजर होगा। क्या? कोर्ट मैनेजर। कोर्ट को मैनेज करने के लिए प्रत्येक जनपद में एक कोर्ट मैनेजर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2 कोर्ट मैनेजर हैं। देखो हर एक जनपद में एक कोर्ट मैनेजर होगा, लेकिन हाई कोर्ट के इलाहाबाद खंडपीठ में 2 कोर्ट मैनेजर हैं और लखनऊ खंडपीठ में एक कोर्ट मैनेजर का पद का सृजन किया गया है। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट मैनेजर है, लखनऊ में भी ऐसे ही एक है, चाहे वो हाई कोर्ट की खंडपीठ हो, लेकिन इलाहाबाद में 2 कोर्ट मैनेजर हैं। ठीक है जी, याद रखना। अच्छा, विचाराधीन मुकदमों की भारी संख्या को समाप्त करने के लिए क्या बनाया गया है? राज्य मुकदमा नीति बनाई है, मुकदमा कम किए जा सकें इसलिए। अब देखते हैं, थोड़ा सा क्या है ना, बड़ा हो रहा था इसलिए मैं 2 बार में पढ़ा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आपको समझ आने से मतलब है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2007 में एक निर्णय दिया, उसमें क्या था, उसके अनुरूप वर्तमान, देखो उसमें क्या गया था, जो MLA MP है ना, उनके जो केसेज हैं उनको जल्दी निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, आदेश दिया 2017 में। तो उसी के तहत प्रयागराज में MLA MP के लिए विशेष न्यायालय की गठन की गई है। मतलब प्रयागराज में MLA MP के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए और क्या है, एक न्यायालय, विशेष न्यायालय का गठन की बात की गई है, गठन किया गया है, प्रयागराज में किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 23 जनपदों में पहली बार 23 न्यायालय, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब एक चीज़ है, अभियोजन अधिकारियों, सहायक अभियोजन अधिकारी, जो हेल्प करते हैं ना, जो गरीब तबके हैं उनके लिए न्याय की काम करते हैं, उनकी ओर से कोर्ट लड़ते हैं, उनको बोलते हैं अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, जिला प्रशासकीय प्रवक्ताओं। इनके लिए मुरादाबाद, IIM लखनऊ, विधि प्रयोगशाला, लखनऊ न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पे इनका मतलब क्या है, प्रशिक्षण किया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम। अब देखो, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत मामलों की विवेचना हेतु मंडल स्तर पर अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में खोले गए हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, अब देख लेते हैं हम 42वां संविधान संशोधन क्या बोलता है। 1976 में आया था, इसमें बोला गया था, एक 39 का एक अनुच्छेद जोड़ा गया, उसमें बताया गया कि समान न्याय और निःशुल्क सहायता राज्य प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा। तो उसी के तहत सरकार ने 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण, 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण कब आया, 1987 पारित किया। इसी के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया 87 के तहत। इसी के तहत जिला स्तर पर जिला सेवा प्राधिकरण, तहसील प्राधिकरण, है ना, देखो राज्य स्तर पर राज्य उत्तर प्रदेश राज्य सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। किस लिए की गई? क्योंकि निर्बल वर्ग जो हैं समाज के, उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सके, है ना, कानूनी सहायता दी जा सके, जो कि 39(1) अनुच्छेद बोलता है ना भारतीय संविधान का, 39(1) उसके लिए। ठीक है, अब देखो इसमें लोक आयुक्त के बारे में पढ़ेंगे, है ना, लोक आयुक्त। तो देखो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया, है ना, 1975 में। और भैया 1975 के प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ही उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 को राष्ट्रपति के अनुच्छेद 201 के अधीन अनुमति प्रदान की। किसने? राष्ट्रपति ने। इस 75 वाले अधिनियम को राष्ट्रपति ने 201 में बोला है ना, राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करेंगे, राज्यपाल भेज सकते हैं इसको, तो इसके तहत राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान कर दी। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रहता है। ठीक है, इतना है। अच्छा, लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार की शिकायत, क्या क्या, एक शिकायत बोलते हैं, एक को अभिकथन बोलते हैं। देखो अब शिकायत क्या है, शिकायत में क्या है, लोक सेवक जैसे रिटायर हो गए, उनके सेवानिवृत्त के संबंधित कोई पैसे हैं, देयता है, वो नहीं दी गई है, तो शिकायत के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोकायुक्त कार्रवाई करेगा शिकायत के तहत, मतलब जो रिटायर कर्मचारी हैं उनके पैसा वैसा के संबंध है। लेकिन कोई भ्रष्टाचार का मामला है और सरकार के किसी विभाग या लोक सेवक के दुरुपयोग, अपने पद के दुरुपयोग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, तो वो अभिकथन में आएगा। ठीक है, अभिकथन के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ठीक, न्यायालय महालेखागार, देखो अब देखो, न्यायालय महालेखागार, उत्तर प्रदेश विधानमंडल, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, केंद्रीय सरकार के किसी प्रभाग, केंद्र सरकार के किसी प्रभाग, ग्राम सभा के प्रधान, राज्यपाल, सचिवालय के कर्मियों, मुख्यमंत्री को लोकायुक्त से क्या है, लोकायुक्त की परिधि से बाहर रखा। इन सबको लोकायुक्त की परिधि से बाहर रखा गया है। अच्छा देखो, लोकायुक्त की परिधि में न केवल ग्रामीण, राज्य मंत्रिमंडल, विधानमंडल के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण आते हैं, वरन स्वयं शासी संस्थाएं भी इसके अधीन
आती हैं। मंत्री तो आएंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों और अभिकथनों, वही दोनों चीज़, शिकायतों और अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार किसको होगा? नागरिकों को प्राप्त होगा। नागरिक कर सकते हैं इनके खिलाफ शिकायत। शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत, पहले जांच होगी, अन्वेषण मतलब जांच, अन्वेषण के उपरांत अपेक्षित कार्रवाई हेतु शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार लोकायुक्त को है। देखो देखो, पहले जांच हुई है, फिर उसकी अन्वेषण होने के बाद अपेक्षित कार्रवाई के लिए, कार्रवाई करने के लिए ये क्या है? शासन को संस्तुति कर सकता, शासन को भेज सकता है लोकायुक्त। मतलब कमजोर है लोकायुक्त, ज़्यादा ताकतवर नहीं है यूपी में। न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल, ये इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल 1977 में, 77 से लेकर 82 तक, मतलब उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल, याद रखना, बिशंबर दयाल। अच्छा, वर्तमान में कौन है जी लोकायुक्त? संजय मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में न्यायमूर्ति संजय मिश्रा अभी लोकायुक्त हैं, ठीक है जी। अब देखो, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का कार्यकाल कितना था? पहले था 6 वर्ष जब ये पारित हुआ, लेकिन अभी 2012 में संशोधन करके इसको 8 वर्ष किया गया। तो अब कितना है कार्यकाल? लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है, ये पूछा जा सकता है ऐसा, ठीक है जी। अब देखो, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 उप लोकायुक्त हैं, इसमें शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार यादव, ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है। अब देखो आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आरटीआई तो अधिनियम 2019 में संशोधन हुआ है। अधिनियम में आरटीआई एक्ट आया था 2005 में, उसमें 2019 में संशोधन हुआ। उसकी धारा 16 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, यानी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, उसके तहत 3 वर्ष या 65 वर्ष। अभी जो है ये जो है ना, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, इनका कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष होगा। राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त है ना, यूपी के कौन थे? एम.ए. खान साहब थे। यूपी के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति एम.ए. खान, याद रखना, एम.ए. खान। वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ थे एम.ए. खान साहब, ठीक है। कब बने थे? 2006 में बने थे ये। और अब कौन है? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं भावेश कुमार सिंह। कब से? 2021 से भावेश कुमार सिंह अभी मुख्य सूचना आयुक्त हैं, याद रखना भैया। अगला, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है भैया, ठीक है। देखो, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, एक बार नियुक्त होंगे बस, रिटायर हो जाएंगे, खत्म। उसके बाद देखो, लेकिन अगर मुख्य सूचना आयुक्त तो कहीं भी दोबारा नियुक्त हो ही नहीं सकता है, लेकिन सूचना आयुक्त जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए पात्र होंगे, मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। उसी के तहत, उसी की धारा 15 के तहत राज्य में सूचना आयुक्त की गठन किया गया। कब? 14 सितंबर 2005 को। कब? 14 सितंबर 2005 को उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन किया गया। 2005 में आयोग का गठन कर दिया गया। तो अब बोला, देखो अभी पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। ये लास्ट है बस। देखो तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया भारत का? 1993 में आया। उसकी धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। 93 में अधिनियम आया है भारत में, लेकिन यूपी में 2002 को, कब? 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन होता है, किसका? राज्य मानवाधिकार आयोग का। 4 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अभी कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण अभी हैं 2021 से, ठीक है जी। अच्छा, राज्य मानवाधिकार आयोग पिछले अध्यक्ष, ये कोई ज़रूरत नहीं है, खत्म है। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति ए.पी. मिश्रा। ए.पी. मिश्रा पहले, और अभी कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, ठीक है जी। और राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2019 में संशोधन हुआ है। उसके पश्चात अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया? 3 वर्ष और 70 साल। यही सेम केंद्र में भी है, 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा वो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। धीरे धीरे 3-4 लेक्चर और आएंगे, यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको शेयर करिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल को RDXGS ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।